मैं शुरू कर रहा हूँ अपने काम को चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 जो है वी कॉल्ड इट मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 6 को हम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक का नाम देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं मेजर जो आपने पढ़ी थी। एक ब्रांच है जिसको आप नाम देते हैं, इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं। इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच ऐसी है जिसको आपने नाम दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। दूसरी ब्रांच को आपने नाम दिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। हमने कहा था इंडिविजुअल बिहेवियर कंज्यूमर का हो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, या इंडिविजुअल बिहेवियर फर्म का हो, या इंडिविजुअल बिहेवियर किसी मार्केट का हो। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। किसी इंडस्ट्री का हो, ये सारी मार्केट एंड इंडस्ट्री एक ही बात है। तो हम इस सारों को पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो माइक्रो इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर्स ऑफ कंज्यूमर फर्म एंड मार्केट। और जहां तक सवाल है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स। तो ये होल इकोनॉमिक्स का मुतालिया है, ये मैक्रो का मुतालिया है। इसके अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी आ जाती है। इसके अंदर जो है मुकम्मल इकोनॉमी को ज़ेरे बहस लाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कहूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ ट्री, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ होल फॉरेस्ट। तो ये पूरे फॉरेस्ट की स्टडी है। लिहाजा इसके अंदर पूरी इकोनॉमी को एज अ होल हम एड्रेस करते हैं। इस इकोनॉमी में पूरी, इस सिस्टम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल एड्रेस करते हैं हम। इसलिए हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे हम इन्फ्लेशन डिस्कस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे, बड़े बड़े इश्यूज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे। तो जो बड़े बड़े इश्यूज हैं वो हम यहाँ ज़ेरे बहस लाएंगे। लिहाजा इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ज़ेरे बहस लाएंगे विद अ स्टडी ऑफ अ इकोनॉमी एज अ होल। बेसिकली ये इकोनॉमिक्स बनी है रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, लेकिन हमें एज अ चार्टेड अकाउंटेंट इस चीज़ को इस तरह पढ़ना पड़ता है कि जब हमने बिजनेस डिसीजन लेने होते हैं तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट का अंदाज़ा करना होता है कि इस वक्त जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक बिजनेस के क्या हालात हैं। उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का आना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें अंदाज़ा हो बाहर इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या हो सकती है, बिजनेस साइकिल की क्या कंडीशन है, जीडीपी कैसा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का हमें पता होगा तो बहुत सारे बिजनेस डिसीजन हम ले सकेंगे, वरना बिजनेस डिसीजन लेने में हमें मुश्किल होगी। ये वजह है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। हालांकि हमने किसी ना फाइनेंस मिनिस्टर बनने के हमारे इरादे, ना हम इकोनॉमी को खुद चलाना चाहते हैं। सिर्फ मकसद ये है कि जो बिजनेस चलाएंगे तो जाहिर है ये हालात हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे समझने, इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने याद रखना है, और यहाँ मैंने एक डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन एक ऐड कर दी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी। यानी ये एग्रीगेट इकोनॉमी का मुताला है, ये एग्जामिन करता है इकोनॉमी वाइड फिनोमिनास। तो इकोनॉमी वाइड फिनोमिनास को देखता है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम है, रेट ऑफ ग्रोथ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इन्फ्लेशन है, प्राइस लेवल वगैरह। तो बड़े लेवल के जो इश्यूज हैं ये उनको ज़ेरे बहस लाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ तक आई होप सो फार के आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आप दोनों को, आपको कोई फर्क नहीं, सॉरी फर्क आपको पता है, कोई मुश्किल नहीं इसके अंदर। क्लियर बच्चों? अगर क्लियर है तो एक जी लिख के एंटर कर दीजिए, मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि आप सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। ठीक होगी बात, ठीक होगी बात। तो मैं यहाँ तक श्योर हूँ कि कोई भी बच्चा जो प्लीज जी मैं कहूँ तो जी एक ही लिखना है, एक से ज्यादा नहीं लिखना। चलिए जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इस बात को
कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आए हैं तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है जी, किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी हुकूमत के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर हमें ये याद हो जाए तो पहला काम तो हमारा डन हो जाए। फर्स्ट वर्क इज डन कि व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गवर्नमेंट। तो चलिए वो देखते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा हालात समझाता हूँ। देखिए, हालात ये हैं कि जो है इमरजेंसी हालात में ज़रूरत पड़ गई थी, आपको जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपने 2 मिनट के लिए सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना, बस सिर्फ ख्याल रखना है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। सेनेट का और कौमी असम्बली का जॉइंट सेशन हुआ, यानी हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट का एक इजलास हुआ। उसमें आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला और आप बन गए प्राइम मिनिस्टर। अब ये प्राइम मिनिस्टर बन के आप बाहर आ रहे हैं असम्बली हॉल से। जैसे आप बाहर आते हैं तो जर्नलिस्टों की एक बड़ी तादाद आपको घेर लेती है, आपकी बड़ी तस्वीरें बनती हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो जाहिर बात है आपको फौरन मेरा लेक्चर याद आएगा। आप कहेंगे देखो भाई, सबसे पहला तो मेरा काम ये है कि मैं इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करूंगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। और फिर आप उनको ये जाहिर करोगे कि उन्हें कुछ नहीं आता। उन्हें बताओगे, मैं आपको साथ ये भी बताता चलूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ से मेरी क्या मुराद है। तो आप उन्हें बताएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ से मेरी मुराद ये है कि हम इंक्रीज करेंगे अपनी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी में। मतलब ये है कि हम मोर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, मोर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मोर गुड्स एंड सर्विसेज जो है ये लोग यूज भी करें, उनके इस्तेमाल में भी आए। तो इस तरह हम लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर करेंगे। विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो पहला तो मेरा एम ये है। जैसे ही आपने ये बात कहनी, उन्हें पता चल जाएगा कि यार पिछले जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हमने टाइम ज़ाया ही किया है। ये बंदा है जो एक्चुअल बात जानता है कि करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कहेंगे कि आई विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज and more and goods and services or ensure that it is being consumed in the economy। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे। अब जब आप ये बात कह देंगे कि ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, तो बात तो असल यही है। किसी भी इकोनॉमी की तरक्की का राज इसमें ही कि वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते और कंज्यूम करते हैं। तो असल बात तो यही है। अच्छा, फिर जाहिर बात है सहाफी इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ देते हैं। आपने अपनी बात ही इतनी लंबी करनी कि वो सवाल करे ही ना। एक ये बड़ा तरीका होता है। मैं अक्सर प्रेजेंटेशन में जब फंस जाता हूँ कहीं, तो मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी बात ही इतनी लंबी कर देता हूँ कि टाइम ही खत्म। अच्छा, अब उसके अंदर जो है दूसरा वो पूछेंगे कि जनाब मुल्क में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, आपने क्या करना है। 12% इन्फ्लेशन पहुंच गया, आप फौरी तौर पे कहेंगे देखें जी बात ये है, हम जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, मोर गुड्स एंड सर्विसेज, तो जब हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज ही ज्यादा होंगी, हमारे पास चीजें ही ज्यादा होंगी, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते ही प्राइस लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। जब हम चीजें ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, हम रिमूव कर देंगे शॉर्टेज। शॉर्टेज क्या होगी? रिमूव हो जाएगी। क्यों? कि वी विल हैव मोर गुड्स एंड सर्विसेज, नो शॉर्टेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होंगी तो शॉर्टेज होगी नहीं। तो अगर नो शॉर्टेज होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्राइसेस जो है वो लेवल वो कंट्रोल हो जाएगा। प्राइसेस जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकेंगे। वो फौरन जान जाएंगे कि पहली बात ही उन्होंने एक्यूरेट की है कि ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगी तो अल्टीमेटली भाई वो कंज्यूम भी होंगी। और जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगी तो कीमतें भी तो कंट्रोल हो जाएंगी ना। कि चीजें कम होने से कीमतें बढ़ती हैं, चीजें ज्यादा होने से तो कीमतें नहीं ना बढ़ती। क्या हाल? क्यों जी? तो आप मुझे बताइए कि जब भी मार्केट में ज्यादा गुड्स होती हैं तो क्या होता है? आपने अभी डिमांड एंड सप्लाई पढ़ी है जी। ज्यादा चीजें गुड्स, ज्यादा मार्केट में गुड्स होंगी तो क्या होगा प्राइसेस को? शाबाश। क्यों बच्चों? प्राइसेस डिक्रीज होंगी, प्राइसेस कम हो जाएंगी, लिहाजा प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी। अब बात आ गई किसकी? पहला एम क्या हो गया? मुकम्मल हो गया जी, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला। पहला एम मुकम्मल हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ का। दूसरा एम हो गया प्राइसेस कंट्रोल का, इन्फ्लेशन का। तीसरा पॉइंट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का। अब मुझे आप बताइए कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की हैं, ये क्या जिन्नात ने बनाई है, रोबोट ने बनाई है? किसने बनाई है? जाहिर है यू आर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग व्हाट? इंसानों ने बनाई है।
तो ये इंसान जब ये चीजें बना रहे हैं तो बेरोजगारी खत्म हो गई कि नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी कि नहीं होगी। तो इफ वी प्रोड्यूस, हमारा प्रोडक्शन लेवल ज्यादा है, हमारा प्रोडक्शन लेवल ज्यादा है, तो जब प्रोडक्शन हमारी ज्यादा है तो जॉब्स भी तो ज्यादा होंगी। क्या ख्याल है? मीन्स मोर जॉब्स। तो पहली बात क्या कही थी, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनाएंगे। और भाई जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनाएंगे तो प्राइसेस खुद ही कम हो जाएंगी। और जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बना रहे हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो जब प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो जॉब्स भी ज्यादा हो जाएंगी। इस तरह हम रिमूव कर देंगे या कंट्रोल कर देंगे अनएम्प्लॉयमेंट को। इस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट पे कंट्रोल कर लेंगे। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब आ गया आपका तीसरा है। देखिए, अगर मैं हम कहते हैं कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने लिए फेवरेबल बना देंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने लिए फेवरेबल बना देंगे। आप मुझे बताइए, जब हमारे पास ज्यादा गुड्स और सर्विसेज होंगी और अगर अपनी जरूरत से ज्यादा होंगी तो बाकी माल का क्या करेंगे हम? चीजें अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी हो, तो हम क्या करेंगे? हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो दो काम होंगे ना भाई, एक तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी, ज्यादा अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज है, हमने उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा हमारा? एक्सपोर्ट करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा जी? तो एक्सपोर्ट करने से बच्चे कह रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन एक और वजह भी है, जब हम चीजें ज्यादा बनाएंगे तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी तो बनेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बनेंगे। सिर्फ गुड्स वो नहीं बनेंगी जो मुल्क में पहले बनती थी, वो चीजें भी तो बनाएंगे जो आप बाहर से लेके आते थे। इस तरह इंपोर्ट्स हमारी कम हो जाएंगी और एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हो जाएंगी। इंपोर्ट हमारी कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हो जाएंगी। इस तरह हम मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे, चौथे वाला भी फोर्थ वाला भी। तो सबसे पहला कैसे अचीव किया जी? सबसे पहले गुर्बत को भगाना है और लोगों की हालत बेहतर करनी है। तो विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, हम ज्यादा गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे और यूज करेंगे। ये है इकोनॉमिक ग्रोथ, मेकिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूम देम, दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड इफ वी हैव मोर गुड्स एंड सर्विसेज, देयर विल बी नो स्कैर्सिटी, वी विल बी इंश्योर दैट द प्राइसेस लेवल विल बी कंट्रोल्ड। और अगर हम जो है ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो ऑब्वियसली वी नीड मोर लेबर टू प्रोड्यूस इट, देयरफॉर एवरीबॉडी हैव जॉब। And now the last thing, if we produce more goods and services, we will definitely have more goods to export, and similarly we'll produce some substitutions of the goods where we have import substitutions as well. तो हमारे पास import substitutions भी आ जाएंगे। इस तरह हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का लुब्बे लबाब ये है कि ज्यादा गुड्स और सर्विसेज बनाओ। जब ज्यादा गुड्स और सर्विसेज बनाओगे तो भाई चारों तरफ का फायदा है, आपकी ग्रोथ भी ज्यादा हो जाएगी, आपके मुल्क में प्राइसेस भी कंट्रोल हो जाएंगी, और उसके साथ साथ जो है आपके यहाँ जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल या बेहतर हो जाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, बेरोजगारी भी कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपकी हक में चला जाएगा और आपको IMF के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मसला ये है बच्चों कि आपको ये सवाल जो है ये मैंने कराया तो यहाँ पे है, लेकिन इस सवाल की कई जगह आपको जरूरत पड़ेगी आगे चल के। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी किसी के भी क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आप ये लिखें। मिसाल के तौर पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि फिस्कल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव, भाई यही ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो ऑब्जेक्टिव गिनवाए हैं वही ऑब्जेक्टिव है ना। पॉलिसी कोई भी हो, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे फिस्कल पॉलिसी हो, तो कोई भी पॉलिसी आ जाए और उसके मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आगे चल के हमने फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर पढ़ना है, डेट इज चैप्टर नंबर 9, और मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर पढ़ना है, डेट इज चैप्टर नंबर 12। तो वहां जाके मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कहाँ कहाँ, चैप्टर
9 एंड चैप्टर 12 में ये आपसे दोबारा पूछूंगा। और अगर आपको भूल गया तो आप ये जानते हैं कि मेरी ये आदत है कि मैं ऑब्जेक्टिव वाला और हम